अस्पताल के बाहर चारों तरफ मुसल्ला पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया था। पुलिस की मोटरसाइकिलें और मोबाइल गाड़ियां जगह जगह मौजूद थीं। जमशेद के पास भी एक मोटरसाइकिल थी, लेकिन डायरेक्टर जनरल ने उसे हिदायत दी थी, तुम इस ऑपरेशन में पेश नहीं रहोगे। इस माह की 10 तारीख को तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होगी। अभी किसी ओहदे पर तुम्हारी तकर्रुरी नहीं हुई है। मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह मुराद और ताबानी से तुम्हारी जाती दुश्मनी के बहाने इस केस को कमजोर कर दिया जाए। जमशेद ने कहा, सर, ताबानी से कहा गया है कि वो अस्पताल से निकल कर जाएगा तो रात 12 बजे तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 12 बजते ही उसे हथकड़ियां पहना दी जाएंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। वो 4 घंटों में उस अस्पताल की भी तलाश करेगा जहां मुराद को रखा गया है, और उसे तलाश करने के दौरान में फरार होने की राहें भी निकालता रहेगा। डीजी साहब बोले, बेशक वो ऐसा ही करेगा, लेकिन पुलिस के सिपाहियों और अफसरान की तादाद 50 है और 20 गाड़ियां हैं। वो अस्पताल से निकलकर जहां भी जाएगा पुलिस के निरगे में रहेगा। ला हौला वला कुव्वत, हम खामखा उसे मर्द कहने लगे हैं, वो हमारे निरगे में रहेगी। जमशेद बोला, सर, मैंने आप ही से सीखा है कि मुजरिम भी ऐसी तदाबीर कर सकता है जिन्हें हम बाद में समझ पाते हैं, और उस वक्त तक वो हमारी गिरफ्त से निकल चुका होता है। डीजी ने कहा, ये ताबानी क्या तदबीर करेगा, अस्पताल में बिल्कुल तन्हा है। जमशेद बोला, शाम तक तन्हा था, लेकिन उसके कमरे में फोन पहुंचाकर हमने उसके लिए सहूलत फराहम कर दी है। डीजी बोला, उसके फोन में डिटेक्टिव आला छुपा कर रखा गया है। जमशेद ने कहा, शाम को 5 बजे उसके कमरे में फोन पहुंचा दिया गया था। अब रात के 8 बजे हैं। उसने इन 3 घंटों में किसी से बात नहीं की है, या फिर उसने फोन के अंदर से डिटेक्टिव आला निकाल लिया है, जिसके बायस हमारे रिकॉर्ड के जरिए उसकी कोई फोन कॉल सुनाई नहीं दे रही। डायरेक्टर जनरल ने सोचती हुई नजरों से जमशेद को देखा, फिर कहा, ताबानी तरबियत याफ्ता मुजरिम है, यकीनन उसने फोन से वो आला निकाल कर अलग रख दिया होगा। इस तरह वो साबिक MNA इकराम शाह से और रॉ के दूसरे एजेंटों से राब्ते कर रहा होगा। जमशेद ने कहा, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर, ताबानी कोई ऐसी तदबीर भी कर सकता है कि बाहर निकलने के बाद हमारे सिपाहियों के नरगे से निकल जाए। इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ कि उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा सलूक करूँ और उसे हवालात पहुँचा दूँ। डीजी ने कहा, जब वो नरगे से निकल जाएगा तो तुम उसे कैसे गिरफ्तार करोगे? वो बोला, सर, मेरी दुआ है कि वो आप हजरात के नरगे से न निकलेगा तो बद्दुआ की तरह इबरतनाक हालत में हवालात के अंदर पहुँचेगा। मैं आपकी इजाजत से जाना चाहता हूँ, आपकी टीम से बहुत दूर रहूंगा, उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। डीजी ने कहा, अब मैं भी खटक रहा हूँ। अब तो 4 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और वो अस्पताल से बाहर नहीं आया। शायद उसे बाहर से कोई मदद मिलने वाली है, मगर हम किसी भी मुश्तबा शख्स को अंदर नहीं जाने देंगे और किसी एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ी को चेकिंग के बगैर नहीं जाने देंगे। तुम जाओ, अपने तौर पर उसके खिलाफ कुछ भी करो, मैं समझ लूंगा। ऐसे ही वक्त डायरेक्टर जनरल और जमशेद के करीब एक कार आकर रुकी। उसकी पिछली सीट पर आमना बैठी हुई थी। उसने कहा, हेलो डीजी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अस्पताल के आसपास पुलिस की इतनी भीड़ देखकर तजस्सुस पैदा हो गया है। फिर आप जैसा इतना बड़ा सीनियर अफसर भी मौजूद है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? उसकी बातों के दौरान में एक सुजुकी अस्पताल के गेट पर आई। एक अफसर और सिपाहियों ने उसे रोककर चेक किया। डायरेक्टर जनरल और जमशेद भी तेजी से उधर गए। सुजुकी के पिछले हिस्से में स्टेनलेस स्टील के कई लंबे रॉड्स और उन रॉड्स को जोड़ने का सामान रखा हुआ था। उसके पीछे अस्पताल की एक गाड़ी आई। अफसर ने पूछा, ये फौलादी रॉड्स किसके लिए हैं? ड्राइवर के साथ बैठे हुए शख्स ने अस्पताल का अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर कहा, अस्पताल के 3 बड़े कमरे हैं, उनके अंदर पार्टीशन बनाने के लिए ये रॉड्स ले जा रहे हैं। इन रॉड्स के सिवा और कोई काबिल एतराज सामान नहीं है। उसे अस्पताल के अहाते में जाने की इजाजत दे दी गई। फिर उसके पीछे आने वाली अस्पताल की गाड़ी को चेक किया गया। उसके पिछले हिस्से में धुले हुए और इस्त्री किए हुए कपड़े गाड़ी के फर्श से छत तक भरे हुए थे। वो अस्पताल की लॉन्ड्री से धुलकर आए थे। सिपाहियों ने अपनी गन्नों को उन कपड़ों के अंदर ठूस ठूस कर देखा। गाड़ी वाले ने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर कहा, जनाब, मैं अस्पताल की लॉन्ड्री का ठेकेदार हूँ। आपके सिपाही इतनी मेहनत से धुले हुए और इस्त्री किए हुए कपड़ों को बर्बाद कर रहे हैं, इन सब पर शिकने पड़ रही हैं। चेकिंग के बाद उस गाड़ी को भी जाने की इजाजत दे दी गई। आमना अपनी गाड़ी से बाहर आ गई। डायरेक्टर जनरल तेजी से चलता हुआ उसके पास आकर बोला, क्या आप अस्पताल में जाएंगी? आमना बोली, अभी तो बाहर हूँ और आप परेशान हो गए हैं। मैं तो ये पूछने के लिए रुक गई थी कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। सोच रही हूँ अगर मैं अंदर जाना चाहूँ तो क्या मुझे भी रोका जाएगा? डीजी ने कहा, देखें, आप बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता लेडी सर्जन हैं, हम आपको अंदर जाने से रोक नहीं सकेंगे। लेकिन वो बोली, लेकिन? डीजी ने कहा, ये एक बहुत अहम पुलिस केस है। एक मुजरिम यहाँ से फरार होने वाला है, हम उसके फरार होने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना देंगे। आमना बोली, ओ, फिर तो यहाँ गोलियां भी चल सकती हैं, मुझे ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। वो जाने के लिए कार का पिछला दरवाजा खोलने लगी, फिर रुक कर सोचने लगी। पलट कर डीजी से बोली, आपने उस रोज कहा था कि ताबानी अस्पताल से फरार होने
वाला है, यानी कि ताबानी इसी अस्पताल में है और आप मुझे यहाँ का पता नहीं बता रहे थे। डीजी बोला, हाँ, हम पुलिस वाले अपने तरीक़ाकार के मुताबिक बहुत सी बातें राज में रखते हैं। आमना बोली, चलें, ये आपने अच्छा किया कि मुझे इस अस्पताल का नाम नहीं बताया था, और आप गवाह हैं कि मैं अस्पताल के अंदर गई, ना ताबानी को पहले कभी देखा और ना ही कभी उससे मेरा सामना हुआ। ऐसे में वो फरार होने में कामयाब हो गया तो मुझ पर कोई इल्जाम नहीं आएगा कि मैंने एक मुजरिम की मदद की। मैं आप लोगों की नजरों में और खासकर ऐसे मामलात में खासी बदनाम हूँ। वो दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर से कहा, यहाँ की आबो हवा हमारे लिए नामुवाफिक है, चलो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। वो खिड़की से हाथ हिलाकर बोली, मैं चलती हूँ, खुदा ही हाफिज। वो कार से आगे बढ़ते हुए दूर चली गई। जमशेद ने कहा, सर, ये तंजिया अंदाज में कहकर गई है, क्या ये महज इत्तेफाकन यहाँ आई होगी? डीजी बोला, अगर किसी इरादे से भी आई हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उसे अस्पताल के अंदर जाने से रोक सकते थे? खुदा का शुक्र है कि ये खुद नहीं गई। फिर डीजी ने रिस्ट वॉच देखकर कहा, 11 बजने में 15 मिनट रह गए हैं, ताबानी अब तक बाहर नहीं आई, जबकि वो 1.25 घंटे के बाद गिरफ्तार कर ली जाएगी। फिर मुझे तवक्को थी कि साबिक MNA इकराम शाह या रॉ के एजेंट ताबानी को ले जाने के लिए कोई गड़बड़ करेंगे। शायद अच्छी खासी तादाद में मुसल्ला पुलिस को देखकर ताबानी के हिमायती कुछ नहीं कर पा रहे। डीजी ने मोबाइल फोन के जरिए अस्पताल में ताबानी के फोन नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे फोन इंगेज्ड हो और ताबानी किसी से फोन पर बातें कर रहा हो। डीजी ने 10 मिनट के बाद फिर फोन किया। इस बार ताबानी की आवाज सुनाई दी, हेलो, मैं ताबानी बोल रहा हूँ। डीजी बोला, मैं डीजी हूँ। अभी फोन किया तो इंगेज था, क्या किसी से गुफ्तगू हो रही थी? वो गुफ्तगू करने वाला खुशनसीब कौन है? ताबानी बोला, आपने मेरे कमरे में फोन लगाया, इसका शुक्रिया। अब मैं ये क्यों बताऊं कि अपने आशिक बामुराद से बातें कर रहा था? डीजी बोला, झूठ मत बोलो, मुराद के कमरे में फोन नहीं है। ताबानी बोला, इस अस्पताल में फोन है, वो डॉक्टर के कमरे तक या काउंटर तक चल कर आ सकता है। डीजी ने कहा, वहाँ भी पुलिस का सख्त पहरा है और तमाम अमले को ताकीद की गई है कि कोई भी मुराद के बारे में पूछे उससे कहा जाए कि इस नाम का कोई मरीज वहाँ नहीं है। ताबानी ने कहा, मैं इस सिलसिले में बहस नहीं करना चाहता, 11 बज चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलना भी है। डीजी ने कहा, तुम्हें शाम के बाद 6 घंटे तक आजाद रहने की इजाजत दी गई थी, फिर तुमने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया? वो बोला, मुझे एहसास हो रहा है कि मैं शाम से आप लोगों को थका रहा हूँ, सॉरी आपको इतनी जहमत दी, अब मैं यहाँ से 10-15 मिनट में निकलने वाला हूँ। डीजी ने जमशेद और दूसरे अफसरान से कहा, तैयार रहो, वो 10-15 मिनट में बाहर आने वाला है। ताबानी कमरे से निकलकर कॉरिडोर से गुजरता हुआ फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर आया। वो 4 मंजिला इमारत थी। टोयोटा सुजुकी में जो स्टेनलेस स्टील के रॉड्स लाए गए थे, उन्हें जोड़कर उसमें पैराशूट कपड़ा इस तरह लगाया गया था कि वो फ्लाइंग काइट बन गई थी। वो पैराशूट कपड़ा अस्पताल की लॉन्ड्री के कपड़ों के पीछे छुपा कर लाया गया था। एक शख्स ने ताबानी को एक कुतुबनुमा आला देकर कहा, गॉडफादर हाशिम जान ने कहा है, जुनूब की तरफ फ्लाई करते हुए जाओ, नीचे जहां सुर्ख और सब्ज रोशनी जलती बुझती दिखाई दे वहां उतर जाना। वसी मैदान में उतरते वक्त कोई दुश्वारी नहीं होगी। वो छत बहुत वसी और अरीज थी। ताबानी ने उस फ्लाइंग काइट के रॉड को हाथों से थाम कर उठाया, फिर छत के एक सिरे से दौड़ता हुआ दूसरे सिरे पर पहुंचते ही ऊपर की तरफ छलांग लगा दी, फिर कंट्रोलिंग पैडल्स पर दोनों पैर रख कर परवाज करने लगा। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के साहिली इलाकों में सयाहों की तफरीह के लिए ऐसे बेशुमार फ्लाइंग काइट्स मिलते हैं। हाशिम जान के एक मातहत ने फोन पर डीजी से कहा, दरवाजों को न देखें, दुआ के लिए सर उठाएं, ताबानी छत पर जा रहा है। डीजी ने चौंक कर ऊपर देखा, फिर मेगाफोन पर चीख कर कहा, वो देखो, वो फ्लाइंग काइट के जरिए जा रहा है। तमाम पुलिस फोर्स में हलचल मच गई। कुछ ऊपर देखने लगे। वो प्रवास करता हुआ इमारतों के पीछे नजरों से ओझल हो रहा था। तमाम गाड़ियां स्टार्ट होकर उस समत जाने लगी। नीचे दौड़ती हुई गाड़ियों में से उसे देखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बार बार इमारतों के पीछे गुम हो जाता। उसके बावजूद उसकी परवाज की समत मालूम करते हुए उसका ताकुब किया जा रहा था। पुलिस की गाड़ियां मुख्तलिफ रास्तों से गुजर रही थीं। ताबानी सबको नजर नहीं आ रहा था। आसमान पर सितारों की धीमी सी रोशनी के बायस कभी किसी को नजर आ जाता तो वो वायरलेस के जरिए दूसरी गाड़ियों की रहनुमाई करता। आगे जुनूब की समत खेत ही खेत थे। कहीं कहीं ऐसे नाहमवार कच्चे रास्ते चौड़ाई में ऐसे तंग थे कि गाड़ियां कभी कभी पगडंडियों पर चढ़ जाती। पहले उन गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई, फिर वो रुक गईं। वो परवाज करने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो सब तारीक आसमान की तरफ मुतलाशी नजरों से ऐसे देखने लगे जैसे ईद का चांद तलाश कर रहे हों। वो सब एक दूसरे से बहुत दूर थे। वायरलेस के जरिए कह रहे थे कि उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है।
اندازے کے مطابق مضافاتی پنڈ اور چھوٹے شہروں کے تھانے والوں کو تابانی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک مجرم فلائنگ کائٹ کے ذریعے شاید ادھر سے پرواز کرتا ہوا گزر رہا ہوگا۔ جس تھانے دار کو وہ نظر آئے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کرے اور فلاں فلاں نمبر پر اطلاع دے کہ وہ پرواز کرتا ہوا کس سمت جا رہا ہے۔ وہ تابانی کو ڈھونڈنے اور اس کے پاس پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ جمشید ان سے الگ تھا اور ایک موٹر سائیکل پر کھیتوں کے درمیان کچے ناہموار راستوں سے گزر رہا تھا۔ کہیں کہیں رک کر آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی پرواز کی سمت معلوم تھی، لہٰذا امید تھی کہ آگے جا کر وہ نظر آ جائے گا۔ ڈی جی چند سپاہیوں کے ساتھ اسپتال کے اندر انکوائری کر رہا تھا کہ اتنی بڑی فلائنگ کائٹ چھت پر کیسے پہنچائی گئی اور کس نے پہنچائی۔ چھت پر سٹینلیس سٹیل راڈز جوڑنے کے لیے اوزار ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اسپتال کے انچارج سے پوچھا گیا یہ سامان کیسے آیا۔ ہمیں چیکنگ کے وقت بتایا گیا تھا کہ یہ سامان اور فولادی راڈز کمروں میں پارٹیشن کے لیے لائے گئے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان راڈز کو فلائنگ کائٹ تیار کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ انچارج نے کہا جی ہاں، وہ کمروں میں پارٹیشن بنانے کے لیے لائے گئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ انہیں سٹور روم میں پہنچایا جائے۔ کل پارٹیشن کا کام ہو گیا، پھر میں اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کون انہیں چھت پر لے گیا تھا۔ ڈی جی بولا لے جانے والے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ یہ پہلے سے پلاننگ کی گئی ہوگی کہ آج ہی وہ تمام راڈز یہاں پہنچائے جائیں۔ جس گاڑی میں وہ سامان لایا گیا تھا وہ جا چکی تھی۔ اس گاڑی والے نے اسپتال والوں کے آرڈر کے مطابق مال پہنچایا تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ان راڈز کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے۔ جمشید کچے راستوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں آگے کھلا میدان تھا۔ وہاں ایک پجیرو کھڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص دونوں ہاتھوں میں 2 ٹارچ پکڑے ان کا رخ آسمان کی طرف کیے، کبھی سرخ لائٹ اور کبھی سبز لائٹ جلا رہا تھا اور بجھا رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو تابانی کو نیچے اترنے کا سگنل دے رہے تھے۔ تابانی ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا یا شاید دوسری سمت بھٹک گیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، بہت دیر سے موٹر سائیکل کی آواز سنتے ہی دونوں ٹارچ بجھا کر سیٹوں کے نیچے رکھ دی گئیں۔ پھر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر تیسری ٹارچ کے ذریعے وہاں کچھ خرابیاں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد یوں مصروف ہو گئے جیسے گاڑی کی خرابیاں درست کر رہے ہوں۔ جمشید نے قریب پہنچ کر کہا کون ہو تم لوگ؟ اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ 3 تھے، ان میں سے ایک نے کہا گاڑی یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کسی ویرانے میں پہنچ کر خراب ہو رہی ہے۔ بائی دی وے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جمشید نے انہیں انٹیلیجنس کا انڈر ٹریننگ شناختی کارڈ دکھایا۔ اسے دیکھ کر دوسرے نے کہا پھر تو آپ کو ہم پر شبہ کرنے کا، ہر طرح کے سوال کرنے کا اور ہماری گاڑی چیک کرنے کا حق ہے۔ ہم ٹھوکر سے آ رہے ہیں اور یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کر کے لاہور جا رہے ہیں۔ جمشید بولا میں آپ لوگوں پر شبہ نہیں کر رہا، ایک مجرم فلائنگ کائٹ کے ذریعے فرار ہو رہا ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے کائٹ کو ادھر سے گزرتے دیکھا ہے؟ وہ بولا سوری، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کی مرمت کے لیے ہمارے سر انجن پر جھکے ہوئے ہیں، ہمیں سر اٹھا کر تاریک آسمان دیکھنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ جمشید سر اٹھا کر سوچتی ہوئی نظروں سے آسمان کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا، پھر اس نے جھک کر زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، سیدھا کھڑا ہو کر اس مٹی کو آہستہ آہستہ نیچے پھینکنے لگا۔ ہلکی پھلکی مٹی ایک ہی سمت میں اڑتی ہوئی نیچے جا کر گرنے لگی۔ اس طرح اس نے ہوا کا صحیح رخ معلوم کیا۔ وہ جانتا تھا فلائنگ کائٹ ہمیشہ ہوا کے رخ پر پتنگ کی طرح اڑتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا راڈ ایسا ہوتا ہے جسے اپنی مرضی کی سمت گھمانے سے اس کے 2 طرفہ راڈ پیراشوٹ کپڑے کے ساتھ گھوم جاتے ہیں اور انہیں گھمائے رکھنے کے لیے چھوٹے راڈ کو ہینڈل کی طرح تھامے رہنا پڑتا ہے۔ ہینڈل کو چھوڑا جائے تو فلائنگ کائٹس پھر ہوا کے رخ پر جانے لگتی ہیں۔ جمشید نے پھر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور ہوا کے رخ کی سمت جانے لگا۔ وہ تینوں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کہا بہت چالاک بندہ ہے، پتہ نہیں تابانی فلائنگ کائٹ کو کیسے ہینڈل کر رہا ہوگا۔ دوسرے نے کہا تابانی کو اب تک ادھر آ جانا چاہیے تھا، معلوم ہوتا ہے وہ فلائنگ کائٹ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ تیسرے نے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ تابانی کی کائٹ نیچی پرواز کے دوران میں ایک درخت سے الجھ گئی تھی۔ وہ درخت کی ایک شاخ پر آ کر نیچے اتر رہا تھا۔ اسی وقت فون کے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے گریبان سے موبائل فون نکال کر اسے آن کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی ہیلو ہیلو تابانی، تم کہاں ہو؟ ہم سرخ اور سبز سگنل دے رہے تھے، کیا تمہیں بلندی سے سگنل نظر نہیں آیا؟ تابانی نے کہا میں نے دور سے سگنل دیکھا، پھر کائٹ کا رخ موڑ کر دوسری طرف آ گیا ہوں۔ وہ بولے ویسے تم نے اچھا ہی کیا، ادھر ایک جاسوس تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ اس کے آئی ڈی کارڈ پر جمشید کا نام لکھا ہوا تھا، اگر تم ادھر آتے تو جمشید سے ٹکراؤ ہو جاتا۔ بائی دی وے تم نے راستہ کیوں تبدیل کر دیا؟ تابانی نے جواب دیا میں نے اسپتال میں پہلی بار گاڈ فادر ہاشم جان سے فون پر بات کی تھی، اس نے مجھے فرار ہونے کی پلاننگ بتائی، اس پلاننگ کے مطابق تم سب نے میرا ساتھ دیا ہے۔ گاڈ فادر ہاشم جان کو میرا شکریہ کہہ دینا، لیکن میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آسمان سے گر کر کھجور میں نہیں اٹکتا،
रहता। पुलिस वाले हों या जराइम पेशा अफराद हों, वो दोहरी चालें चलते हैं। फरार होने का मौका देकर या तो गोली मार देते हैं या अपने पास बुलाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए ताबेदार बनाते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझ पर जो एहसान किया गया है उसके बदले कभी मैं भी तुम्हारे गॉडफादर पर जरूर एहसान करूंगा। वो बोले, ताबानी तुम अपने तौर पर बहुत मोहतात और होशियार रहो। तुम्हें गॉडफादर से ये तो पूछना चाहिए था कि तुम्हें फरार करवाने के लिए इतनी सरदर्दी क्यों की जाती रही है। ताबानी बोला, किसी मकसद के बगैर कोई किसी के लिए सरदर्दी मोल नहीं लेता। वो बोले, मुराद का आधा जिस्म मुर्दा हो गया है, उसके मुकद्दर में सजाए मौत है, लेकिन लेडी सर्जन आमना ने उस निस्फ मुर्दे को क्यों जिंदा रखा, और वही लेडी सर्जन उसे सजाए मौत से जरूर बचाएगी, जबकि उसे मुराद से कुछ हासिल नहीं होगा। मुराद कोई बहुत बड़ा तीसमार खान नहीं है। जराइम की दुनिया में उसके और तुम्हारे जैसे कितने आते हैं और फना हो जाते हैं। कभी मुराद से बात हो तो उसे पूछ लेना कि लेडी सर्जन आमना क्या चीज है। फिर तुम्हें मालूम होगा कि दुनिया के तमाम मुजरिम उसके आगे घुटने टेकते हैं और दुनिया की तमाम अदालतें उसे एक मुअज़्ज़िज़ लेडी सर्जन तस्लीम करती हैं। अब तुम जहां जाना चाहो जाओ, हमारा काम खत्म हो चुका है, दैट्स ऑल। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। ताबानी ने अपना फोन बंद करके उसे गिरबान में रखा, फिर दरख्त से उतरकर एक समत तेजी से चलने लगा। वो उस दरख्त से बहुत दूर जाना चाहता था। ये अंदेशा था कि इतनी बड़ी फ्लाइंग काइट आसपास किसी बस्ती के थाने वालों की नजर में आ गई तो वो उसे तलाश करेंगे। इतना तो वो समझ रहा था कि हर शहर और पिंड के थानों में उसके फरार होने की खबर पहुंचा दी गई होगी। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वो रुक गया। उसे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक झाड़ी के पीछे आ गया, अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद दूर एक हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाला। गॉडफादर हाशिम जान ने मोबाइल फोन, पिस्तौल और पेंसिल, टॉर्च वगैरह जैसी जरूरत की तमाम चीजें उसे पहुंचा दी थी। वो मोटरसाइकिल दूर एक जगह थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर आगे बढ़ने लगी। ताबानी जहां छुपा हुआ था वो मोटरसाइकिल उन्हीं झाड़ियों की तरफ आ रही थी। उसने पिस्तौल के दस्ते को मजबूती से थाम लिया था, उंगली ट्रिगर पर थी। उसे याद आया जमशेद ने कहा था कि वो सुबह तक अपना रिवॉल्वर खाली रखेगा और खाली हाथों से उस नाकाबिले शिकस्त फाइटर को मारता हुआ हवालात में ले जाएगा। ताबानी ने सोचा अगर वो जबान का पक्का है तो उसका रिवॉल्वर जरूर खाली होगा। वो फायरिंग के जवाब में फायर नहीं कर सकेगा और अपनी मर्दानगी दिखाने के जोश में रिवॉल्वर रखते हुए भी मारा जाएगा। फिर दम तोड़ते वक्त अकल आएगी कि मुजरिमों को चैलेंज करने के बाद पूरा रिवॉल्वर खाली नहीं रखना चाहिए। मर्द की मर्दानगी ताकत से होती है, खा वो जिस्मानी ताकत हो या हथियार की। मोटरसाइकिल तेजी से करीब आ रही थी। सामने हेडलाइट की वजह से सवार का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो कोई मुसाफिर भी हो सकता था। ताबानी झाड़ियों के पीछे से पहले उसकी सूरत देखना चाहता था। उसके गुजरने के बाद पुश्त पर भी गोली मारी जा सकती थी। ये जरूरी नहीं कि आदमी जो सोचे वही हो जाए। बात कुछ ऐसी हो जाती है कि अपनी सोची हुई बात धरी की धरी रह जाती है। वो मोटरसाइकिल झाड़ियों के करीब से गुजरती हुई गई। हेडलाइट गुजरते ही जमशेद का चेहरा नजर आया। वो चंद सेकंड में आगे निकल गया। ताबानी फायर न कर सका क्योंकि उसके पीछे एक चादर में लिपटी हुई औरत बैठी थी। उस औरत की वजह से जमशेद की पुश्त पर गोली नहीं लग सकती थी। उसने इकराम शाह की कोठी में रहकर जमशेद की जहानत, चालाकी और दलेरी के खूब चर्चे सुने थे। अगर वो पीछे बैठी हुई औरत को किसी तरह बचाकर फायर करता तो जरूरी नहीं था कि तेजी से दौड़ने वाले मोटरसाइकिल के बायस जमशेद को गोली लगती। वो हलाक होता या जख्मी हो जाता। अक्ल कहती थी कि एक फायर भी जाया होगा तो जमशेद अपनी हिकमत अमली से बचता हुआ तारीकी में गुम हो जाएगा। फिर उसके लिए परेशानी का बायस बनेगा कि पता नहीं तारीकी में किधर से आकर उस पर हमला करने वाला है। ताबानी ने दानिशमंदी की, उस पर गोली नहीं चलाई। मोटरसाइकिल दूर जाती रही, फिर उसकी बैक लाइट नजरों से ओझल हो गई। थोड़ी देर तक रात के सन्नाटे में उसकी आवाज सुनाई देती रही, फिर आवाज भी गुम हो गई। ताबानी ने दिल में एतराफ किया, वाकई ये ज़हीन है। तमाम पुलिस वाले न जाने कहां भटक गए, लेकिन ये सही समत मालूम करता हुआ ताक़ुब कर रहा है। वो थोड़ी देर तक झाड़ियों के पीछे खड़ा सोचता रहा, फिर वहां से पलटकर एक तरफ दौड़ते हुए जाने लगा। जमशेद ने एक छोटे से पिंड में पहुंचकर एक मकान के सामने मोटरसाइकिल को रोका। पीछे से एक उम्र रसीदा औरत ने गाड़ी से उतरकर चादर संभालते हुए दुआ दी, बेटा खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मेरी बहू माँ बनने वाली है। अगर तुम मुझे अपनी गाड़ी में न लाते तो मैं यहाँ तक न पहुँच पाती। वो उसे सलामती की दुआएं देती हुई मकान के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। जमशेद मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगा। इस बार उसके पीछे कोई ढाल नहीं थी और न उसकी जरूरत थी। उसने एक उम्र रसीदा औरत से नेकी की थी। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि आदमी की नेकी किस तरह उसके लिए ढाल बनकर उसे एक नई जिंदगी देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।